अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और उससे पहले हम चलें अपनी न्यूज़ की तरफ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान की। और आज जैसे कि आप लोग कई लोग जानते होंगे कि पाकिस्तान में सुबह-सुबह जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, वो ये कि जो मियाँ वाली है, यानी मियाँ वाली जो हमारे यहाँ एक सिटी है और वहाँ के एयर बेस पे, पाकिस्तान की आर्मी के एयर बेस पे सुबह-सुबह अटैक हुआ है और टेररिस्ट अटैक बताया जाता है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के जो फ्रंट मैन, या ये समझिए जो फ्रंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनकी, और उनकी तरफ से ये अटैक था। यानी टीटीपी का ही एक हिस्सा जो है वो तहरीक-ए-जिहाद के नाम से भी है, जो कि इसी किस्म के टेरर अटैक्स करता है। ये अटैक उनकी तरफ से था जिसमें कि पाकिस्तान एयरफोर्स के उन्होंने कम से कम 3 जो प्लेन्स थे वो डैमेज कर दिए हैं। ये स्टेटमेंट आया है आईएसपीआर की तरफ से। मगर बताने वाले ये भी कहते हैं कि डैमेजेस इससे कहीं ज़्यादा है और जो बताया जा रहा है वो बहरहाल सरकारी आंकड़ा है। अब बात हम करें कि कितने लोगों की जानें गई, तो जी आईएसपीआर की तरफ से बताया जा रहा है, जो अभी तक मैं जहाँ पे वीडियो में बनाने बैठी हूँ, तो अभी तक ये कहा जा रहा है कि 9 लोगों को जो है, या 9 टेररिस्ट जो हैं वो मारे गए हैं। और ज़ाहिर है कि दूसरी तरफ भी, हमारी तरफ भी आके कहिए कि फोर्सेस की भी जानें गई हैं। मगर बात सारी ये है कि ये सब क्यों हो रहा है और अचानक से कैसे शुरू हो गया है, इसके ऊपर बहुत लोग बात कर रहे हैं। उसमें एक बात हमें ख़ास याद रखनी पड़ेगी और वो ये कि जिस तरह से अफ़गानिस्तान के सिटिज़न्स को यहाँ से निकाला जा रहा है, तो उसके जवाब में जो है वो तालिबान की तरफ से उनके डिफेंस मिनिस्टर का 1-2 दिन पहले स्टेटमेंट आया था। वो भी हमने आपसे अपने एक शो में ज़िक्र किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान उतना ही करे जितना वो बर्दाश्त कर सके, और तालिबान जो है वो पलट के जवाब देंगे जिस तरह से लोगों को निकाला जा रहा है। लेकिन लग यही रहा है, कहीं न कहीं ये उसी सिलसिले की कड़ी है, कहीं न कहीं इस बात का ताल्लुक जो है वो जो अफ़गान सिटिज़न्स निकाले जा रहे हैं उसके साथ जाकर मिलता है। बहरहाल डैमेजेस बहुत ज़्यादा हैं। और जहाँ तक आईएसपीआर की स्टेटमेंट है कि सिर्फ़ 3 तैयारे या सिर्फ़ 3 जहाज़ या 3 प्लेन्स ऐसे, फाइटर प्लेन्स ऐसे हैं जिन्हें डैमेज किया गया। उसके ऊपर कई लोगों का कहना है कि नुकसान इससे कहीं ज़्यादा बढ़कर है, लेकिन ज़ाहिर है कि जो पब्लिक के सामने न्यूज़ आती है उसमें और सरकारी आंकड़ों में जो है वो फ़र्क होता है, कि जो असल में क्या खबर है वो एक डिफरेंट स्टोरी होती है, और सामने जो खबर दी जाती है यकीनन उसमें कुछ ना कुछ छुपाया जाता है। तो लेकिन बहरहाल डैमेजेस हुए हैं और अच्छे खासे डैमेजेस हुए हैं, और आप समझ सकते हैं कि लड़ाका तैयारे यानी कि जो जंगों में और उसमें उस किस्म की एक्टिविटीज़ में इस्तेमाल होते हैं, उनका डैमेज होना कितना बड़ा नुकसानदेह है पाकिस्तान के लिए। तो जी मियाँ वाली में ये अटैक किया गया है। अब आगे जैसे-जैसे खबर आएगी, हमें अपडेट्स आएँगी, हम आपको बताते रहेंगे। मगर ये ज़रूर है कि ये सुनकर काफ़ी लोग परेशान हैं और लग यही रहा है कि जिस तरीके से तालिबान की गवर्नमेंट भी बात कर रही है और पाकिस्तान से जो अफ़गान सिटिज़न्स को निकाला जा रहा है, उसको लेकर काफ़ी अपसेट हैं। और इसके जवाब में इस किस्म के अटैक्स जो हैं वो शुरू किए गए हैं। और जैसा मैंने पहले कहा कि तालिबान के डिफेंस मिनिस्टर भी इस सिलसिले में पाकिस्तान को धमकियां लगा चुके हैं। अब किस तरह से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की आर्मी इन चीज़ों को रोकती है या रोक पाती है, ये बहरहाल एक बहुत ही टफ किस्म का डिसीजन होगा। टफ किस्म का कहना चाहिए कि इनको कोई स्टेप लेना पड़ेगा जिससे कि मजीद नुकसान ना हो। आगे हम बढ़ते हुए आपको ये ज़रूर बता दें कि पहले हमारा ऑलरेडी हमने खामा-खई का एक लड़ाई झगड़ा भारत के साथ खड़ा कर रखा है और टेंशन बनाई हुई है, लेकिन दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे भी जो कुछ हो रहा है, वो देखकर शायद अब हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट या पॉलिसी मेकर्स हैं उनको अक्ल आए और वो ये सोचें कि पाकिस्तान को हर तरफ जो बॉर्डर के साथ जो भी कंट्रीज़ हैं, उनके साथ टर्म्स ठीक रखने होंगे। वरना जो खामा-खई के पंगे लिया करते हैं कभी भारत के साथ और कभी अफ़गानिस्तान के साथ, तो वो लेने बंद करने होंगे। टीटीपी यानी कि तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। जी हाँ, ये पाकिस्तान की ही बनाई हुई ऑर्गेनाइज़ेशन है, पाकिस्तान की बनाए हुए टेररिस्ट समझ लीजिए, या पाकिस्तान उन्होंने वरना अपने साथ नाम क्यों लगा रखा है। लेकिन उन्हीं के साथ, उन्हीं का एक हिस्सा जो है
तहरीक जिहाद के नाम से ये लोग भी जो है वो बहुत टेररिज्म करते हैं, मारकाट करते हैं, अटैक्स करते हैं। और ये जो आज मियाँ वाली का अटैक है, इसके बारे में यही बताया जा रहा है कि ये अटैक जो है वो तहरीक जिहाद वालों की तरफ से था। बहरहाल कोई भी करे, अफगानिस्तान की तरफ से हुआ है, ये बात तो साफ है, ये बात तो तय है। और उन्होंने जानबूझकर और अच्छे से टारगेट करके उन्होंने मियांवाली में ये अटैक किया है। और सुबह जब मैंने ये न्यूज़ देखी तो काफ़ी देर तक तो यही बताया जा रहा था कि उस वक्त तक वो मुकाबला जो एक दूसरे के दरमियान था, वो टेररिस्ट जो है उनके ऊपर भी फायरिंग की जा रही थी और उधर से भी फायरिंग हो रही थी, उन्हें भी पकड़ने की कोशिश की जा रही थी, रोकने की जा रही थी। और काफ़ी देर तक ये सिलसिला चला है। काफ़ी ये एक बड़ी न्यूज़ है, लेकिन पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पे आपको ये न्यूज़ कोई खास दिखाई नहीं देगी। वरना पहले तो ये होता था कि अगर अफगान बॉर्डर पे एक गोली भी चल जाती थी तो पूरा दिन वो न्यूज़ चला करती थी, लेकिन अब उस न्यूज़ को रोका गया है। और दूसरी न्यूज़ आपको मुसलसल क्रिकेट बताया जा रहा है, आपको बताया जा रहा है इलेक्शंस होने वाले हैं, क्रिकेट टीम कैसा खेल रही है, वगैरह वगैरह। लेकिन जो मेन न्यूज़ है, जो कि मियाँ वाली के बारे में मेन न्यूज़ है, उस न्यूज़ को रोका गया है। और सिर्फ जो आईएसपीआर की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, सिर्फ वो स्टेटमेंट ही जो है वो टीवी चैनल्स को दिखाने की इजाज़त है। अब इसकी डिटेल्स जैसे आएँगी हम आप तक पहुँचाएँगे। हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको बताते चलें फवाद चौधरी साहब। जी हाँ, फवाद चौधरी साहब को सभी जानते हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं और इमरान खान की गवर्नमेंट के टाइम पर भी मिनिस्टर रह चुके हैं। और उनको जी आज अरेस्ट कर लिया गया है इस्लामाबाद से। फवाद हुसैन को जो है, फवाद चौधरी साहब जो हैं, फवाद हुसैन चौधरी साहब को अरेस्ट कर लिया गया है। उनकी फैमिली की तरफ से इस बात की तस्दीक की गई है। अब पता नहीं शेख रशीद की तरह ये भी कोई चिल्ला विल्ला काटने चले गए हैं या वैसे ही इनको नॉर्दर्न एरियाज की सैर के लिए ले जाया गया है। लेकिन बहरहाल इस्लामाबाद पुलिस ने फवाद चौधरी साहब को आज अरेस्ट कर लिया है। खैर इससे पहले भी हमने देखा है कि फवाद साहब जो हैं वो अरेस्ट होने से काफ़ी घबराते हैं। एक बार आपकी वीडियो भी देखी थी कि यहाँ भाग रहे थे, वहाँ भाग रहे थे, वहाँ भाग रहे थे और किसी के हाथ नहीं आ रहे थे। मगर आज न जाने वो कैसे हाथ आ गए और उन्हें पकड़ लिया गया है या अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन क्या इल्ज़ामात हैं, किस लिए अरेस्ट किया गया है, ये डिटेल्स अभी तक सामने नहीं आई हैं। मगर ये ज़रूर है कि अब तो उन्होंने इमरान खान का साथ भी छोड़ दिया है। अब तो उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाने की भी बात की है। अब वो हमें जहांगीर तरीन खान साहब की पार्टी के साथ भी बैठे हुए दिखाई दिए। लेकिन अब पता नहीं कौन-सी ऐसी बात है जो कि भाई लोग को पसंद नहीं आई और उन्होंने जो जी फवाद हुसैन साहब को एक बार फिर अरेस्ट कर लिया गया है। अब कितने दिन में वापस आएँगे ये तो ख़ैर ऊपर वाला ही जानता है। मगर ये ज़रूर है कि हम दुआ करते हैं कि फवाद साहब खैरियत से रहें, जल्दी वापस आएँ अपनी फैमिली के साथ और हमें फिर उनकी स्टेटमेंट्स और बातें जो हैं वो देखने सुनने को मिले और शेख रशीद साहब की तरह 40 दिन के चिल्ले पे ना चले दें। लेकिन जल्दी हम आपको जो है वो अपडेट करते रहेंगे कि फवाद चौधरी साहब के बारे में कि कहाँ है। फवाद चौधरी साहब का ना सिर्फ ये कि बहुत बड़ी फ़ैन फ़ॉलोइंग जो है उनकी पाकिस्तान में है, बल्कि भारत में भी बहुत से लोग देखा और सुना करते हैं कि आखिर फवाद साहब ने आज क्या कहा और क्या बात की। तो बिल्कुल इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और इससे हम आगे आपको ये भी बताते चले कि इमरान खान साहब को अभी तक ज़मानत नहीं मिली है। वो कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन से पहले वो बाहर आ जाएँ, लेकिन बहुत से लोगों का कहना ये भी है कि उनको बहुत मज़े हैं, उनको 6-8 कमरे भी मिले हुए हैं जेल के अंदर। उसमें से एक में उन्होंने अपनी एक्सरसाइज़ के लिए साइकिल भी रख ली है। और इमरान खान साहब ज़ाहिर है कि स्पोर्ट्समैन रहे हैं हमेशा से, तो उनको अपनी सेहत का, अपनी फ़िटनेस का बहुत एहसास है और वो एहसास वो जेल तक लेकर गए हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको ये भी बताते चलें, जैसे ये तो मैंने आपको खबर बताई थी अभी मियाँ वाली की लेकर। और मियाँ वाली में यकीनन इस वक़्त बहुत टेंस सिचुएशन है और ना सिर्फ मियाँ वाली में बल्कि पूरे पाकिस्तान में ही, क्योंकि पाकिस्तान की एयर बेस पे अटैक कोई छोटी-मोटी बात नहीं है, काफ़ी सीरियस मामला है। बात हम करेंगे मोहसिन नकवी साहब की। मोहसिन नकवी साहब जो कि केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं आजकल पंजाब के। किसी जगह जी ग्रेवयार्ड पे विज़िट के लिए गए थे वो। जी हाँ, आप देख सकते हैं रेड कारपेट बिछाया गया है। जी हाँ, यानी कि अगर कब्रिस्तान में भी जाएँगे, किसी की ग्रेवयार्ड पे भी, किसी की ग्रेव के ऊपर भी अगर दुआ पढ़ने के लिए जाएँगे या विज़िट के लिए जाएँगे, तो इन्होंने जी रेड कारपेट बिछवा दिया। अब इन्होंने बिछाया है या जो इनको लेकर आए थे उन्होंने ये होशियारी की है, जिसने भी किया है
लेकिन बहरहाल बुरा भला सुनना पड़ रहा है मोहसिन नकवी साहब को, और लोग यही कह रहे हैं कि जी बहुत नखरे हो गए हैं इनके, और इन्होंने मतलब हर जगह इनको रेड कारपेट चाहिए, ये है वो है। मगर खैर अब ये तो बाद में पता लगेगा कि ये मोहसिन नकवी साहब का अपना आइडिया था कि ऐसा होना चाहिए, या कि बहुत से जो चमचे वमचे साथ में घुमा करते हैं, ये उनका आइडिया था, या कोई उनका नाम खराब करना चाह रहा है, या वाकई में वो उसी जहनियत के हैं, या वाकई में सच में वो ऐसे समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए। खैर कोई ना कोई बात तो है, लेकिन जो है पता लग जाएगी। हाँ, जैसे ही पता लगेगी हम सबसे पहले आपको बताएंगे। आगे हम बढ़ते हैं और हम आपको ये बताते चलें कि सरदार अख्तर महंगल, जी हाँ, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, सरदार अख्तर महंगल साहब की बहुत बढ़कर बात करते हैं, बहुत बोल्डली बात करते हैं। उनका कहना है जनरल बाजवा की मदद के बगैर ना अदम एतमाद मुमकिन था, ना पीडीएम की हुकूमत बननी थी, और ना पीडीएम को जो है वो जो 16 माह की हुकूमत में कुछ भी डिलीवर नहीं कर पाई सिवाय इसके कि हम अपने केसेस खत्म करवाएं। ये कहना है जी सरदार अख्तर महंगल का, कि जो जनरल बाजवा की बात कर रहे हैं, कमर जावेद बाजवा साहब जो हमारे आर्मी चीफ रह चुके हैं, कि उनकी मदद के बगैर जो है ना तो इमरान खान को निकाला जा सकता था, ना ही पीडीएम की हुकूमत जो बनी ना वो बन सकती थी। और पीडीएम की हुकूमत ने 16 महीने जो अपनी एक गवर्नमेंट चलाई शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें उन्होंने काम कोई नहीं किया सिवाय इसके कि अपने ऊपर लगे हुए सारे केसेस जो उनके चल रहे थे वो बंद करवाए। इससे ज्यादा पीडीएम की हुकूमत ने कोई काम भी पाकिस्तान के लिए नहीं किया। ये कहना है जी सरदार अख्तर खान महंगल साहब का। और लेकिन ये कि बहुत अच्छा होता अगर खान साहब ये बात, यानी अख्तर खान महंगल साहब जो है, ये बात उस वक्त करते जब गवर्नमेंट मौजूद थी, और गवर्नमेंट को थोड़ा टफ टाइम देते और खरी खरी सुना देते, तो शायद बेहतर होता। बजाय इसके कि उनके जाने के बाद बात की जाए, तो अब तो सर चले गए सब लोग, तो अब तो कोई फायदा नहीं है, कुछ भी कहते रहिए, किसी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बात हम करेंगे एक बार फिर नवाज शरीफ साहब की। जी हाँ, नवाज शरीफ साहब जो कि वापस आ चुके हैं, और नवाज शरीफ साहब जो हैं उनका ये कहा जा रहा है कि जी वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं, कई सीट्स भी मांग रहे हैं, 80% या कहिए कि 80% के करीब उनका कहना है, या कम से कम भी 50% से 80 के दरमियान वो सीट्स मांग रहे हैं। उनका कहना ये है कि उसके लिए जी खुशी शाह साहब कहते हैं नवाज शरीफ का माशी वजन महदूद है, मियाँ साहब मोटरवे बनाकर खुश हैं। जी हाँ, बिल्कुल। अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसलिए कि खुशी शाह साहब का ताल्लुक है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और यकीनन उनको यही लग रहा होगा कि मियाँ साहब यानी कि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सिर्फ मोटरवे बनाकर खुश हैं। लेकिन बात सारी ये कि आप लोगों ने तो वो भी नहीं बनाई, यानी कि पीपल्स पार्टी हो या पीटीआई हो, इन लोगों ने तो मोटरवे भी नहीं बनाई। तो कम से कम नवाज शरीफ को ये क्रेडिट तो दे दीजिए कि उन्होंने जी मोटरवे बना ली। मगर आप भी अपना कोई काम बता दीजिए, आपने अगर सिंध में कुछ किया हो जहां पे बरसों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उस सिंध का क्या हाल है सभी को मालूम है। लेकिन खैर नवाज शरीफ साहब जो है वो सिर्फ मोटरवे बनाकर जो है वो सारा क्रेडिट नहीं ले जा सकते। यकीनन जो है इकोनॉमी को भी ठीक करना होगा, और इकोनॉमी को ठीक करने के लिए उनको क्या कुछ करना है ये तो खैर नवाज शरीफ साहब अच्छे से जानते हैं। इसकी वजह यही है कि एक बिजनेस कम्युनिटी से उनका ताल्लुक है, मगर बहरहाल करप्शन उनके जमाने में भी बहुत ज्यादा हुई थी, और जिसका वो खुद भी हिस्सा रहे हैं, और कई तरह के इल्जामात हैं उनके ऊपर भी, उनकी खानदान के ऊपर भी। सिर्फ ये कर देने से कि उनके केसेस खत्म हो जाने से नवाज शरीफ साहब ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कभी करप्शन नहीं की। तो लेकिन करप्शन पाकिस्तान में सभी ने की है, लेकिन बात सारी ये है कि जो करप्शन कर रहे हैं, चाहे वो फौजी जनरल्स हों, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस हों, चाहे वो हमारा इवन मीडिया हो, जो अपनी मर्जी की अपने लोगों को जो है वो प्रमोट करता है, या कभी किसी साइड के और कभी किसी साइड के, तो उनको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जी थोड़ा पाकिस्तान के लिए भी काम कर ले तो बेहतर होगा। बढ़े हम आगे। एक बार फिर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब आपको नजर आ रहे हैं। जी हाँ, शहबाज शरीफ साहब का कहना ये है कि ये इलेक्शन हमने आवाम को मुश्किलात से निकालने के लिए लड़ना है। इसके अलावा नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही रोशन करेंगे सर जैसे आपने पहले किया था। और वो अपने अकाउंट्स भर लेना जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करना नहीं होता। आप इस बार अगर ये इरादा करें कि आप अपने अकाउंट्स में कोई पैसा नहीं डालेंगे, और जो पैसा भी इधर से उधर से किधर से किधर से मांग कर आप लोग ला रहे हैं, वो सारा का सारा पैसा आप सिर्फ और सिर्फ
पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान की भलाई के लिए लगाएंगे तो शायद कुछ पाकिस्तान का भला हो जाए, वरना तो जैसा आप पहले करते रहे, अगर उसी तरह की हुकूमत हमने एक बार फिर करनी है तो बस समझिए कि फिर तो डब्बा गोल है और पाकिस्तान का कुछ भला नहीं होने वाला। हम बात करेंगे एक बार फिर फिरदौस आशिक अवान की। जहांगीर तरीन की क़यादत में सियासत के अंदाज बदल गए हैं। जी, सियासत के अंदाज तो वही है फिरदौस आपा, मुझे लगता है आपके अंदाज बदल गए हैं, आपकी पार्टी बदल गई है और आपका माइंडसेट भी आपने बदल लिया है। और पहले आप जो इमरान खान के नारे लगाया करती थी, अब आप जहांगीर तरीन खान साहब के नारे लगा रही हैं। जहांगीर तरीन खान साहब वही है जो इमरान खान के जो है एटीएम कार्ड कहलाते थे, इमरान खान के लिए लोगों को पकड़ पकड़ के लाते थे कि जी पीटीआई ज्वाइन कर लो, और उन्होंने अपने खजानों के मुंह खोल दिए थे उन लोगों के लिए जो पीटीआई में शामिल होते थे। लोगों को करोड़ों रुपए दिए गए कि वो पीटीआई में शामिल हो, इमरान खान को वोट देके प्राइम मिनिस्टर बनाए, लेकिन इमरान खान साहब ने प्राइम मिनिस्टर बनते ही सबसे पहले जो लोगों को निकाला अपनी पार्टी से, या सबसे पहले जिनसे आंखें फेरी, उनमें जहांगीर तरीन खान साहब भी हैं। अब फिरदौस आशिक अवान को अगर ये लगता है कि नहीं ऐसा नहीं है, और यकीनन वो ये सही समझ रही होंगी कि अब जो जहांगीर तरीन खान साहब हैं वो सामने आएंगे और शायद उनका इलेक्शन लड़ने का भी इरादा है और किसी बड़ी सीट पे पहुंच जाने का भी इरादा है। तो अगर तो जहांगीर तरीन खान साहब वाकई में पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हैं, पाकिस्तान का कुछ भला करना चाहते हैं, जो कि वो कर सकते हैं अगर वो काम करें तो, अपना खजाना भरने के बजाय, तो यकीनन फिरदौस आशिक अवान अब उनके साथ हैं, तो जाहिर है उनको उन्हीं की तारीफ करनी है, उनसे ज्यादा तो किसी की तारीफ नहीं करनी। लेकिन बहरहाल यही बातें जो है वो फिरदौस आशिक अवान किसी जमाने में इमरान खान के लिए भी करती नहीं है, इसलिए मुझे उनकी बात पे थोड़ा सा नहीं बहुत सारा डाउट होता है। बहरहाल अ, हम आगे बढ़े और हम आपको ये भी बताते चलें कि ये आपको नजर आ रहे हैं जी सुहेल वड़ाइच। सोहेल वड़ाई साहब हमारे यहाँ सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और अब काफ़ी जान पहचान है उनकी पॉलिटिकल पार्टीज में, और बहुत लोग उनको जानते हैं उनके सहाफती कैरियर की वजह से। और जी बिल्कुल सोहेल वड़ाई साहब का कहना ये है कि पाकिस्तान को प्रॉब्लम्स में से निकालने का हल सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब के पास है। अब इसमें मैं क्या कहूँ, इसलिए कि पाकिस्तान को मुसीबत से निकालने का हल अगर नवाज शरीफ साहब के पास है तो बिल्कुल उनको इस बार साबित करना चाहिए, सिर्फ कहने से काम नहीं चलेगा। और वैसे भी इससे पहले भी हमने 3 बार देखा कि नवाज शरीफ साहब आए, प्राइम मिनिस्टर बने, और फिर उनको जिस तरह से निकाला गया, जिसके बाद उन्होंने कहा भी मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, लेकिन बहरहाल अब देखते हैं कि इस बार जब उनको गवर्नमेंट बनाने के लिए लाया गया है तो चौथी बार भी उनके साथ वही सब कुछ तो नहीं होगा जो पहले होता रहा है। क्या वाकई में वो पाकिस्तान को जो प्रॉब्लम्स हैं, खास तौर पे इकोनॉमी के हवाले से प्रॉब्लम है, उसके बाद बॉर्डर पे प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान से हमें कोई खतरा नहीं है, हिंदुस्तान हमें बिल्कुल मूड में नहीं है हमें छेड़ने के या हमें मारने के या हमसे लड़ने के, ये हम ही है जो जा जा के पंगे लेते हैं। लेकिन हाँ, अफगानिस्तान बॉर्डर पे जरूर टेंशन है, और जब तक वो टेंशन खत्म नहीं होगी पाकिस्तान की इकोनॉमी भी ग्रो नहीं कर सकेगी, पाकिस्तान में कोई काम नहीं होगा, कोई फैक्ट्रीज नहीं लग सकेंगी, कोई कंपनी जो इंटरनेशनल कंपनीज है पाकिस्तान में नहीं आएंगी, क्योंकि जाहिर है आपके बॉर्डर सेफ नहीं है, आपके यहाँ जिस तरह से मारकाट चल रही है सबके सामने है। अफगान रेफ्यूजीज या अफगान सिटीजन जो यहाँ से निकाले जा रहे हैं, जिनको ये कहा जा रहा है कि ये इलीगल तरीके से पाकिस्तान में रुके हुए थे, इनके पास परमिट नहीं है, इनके पास पासपोर्ट नहीं है, इनके पास रहने की इजाजत नहीं है, उनको जी एक कैंप में रखा जाता है अफगानिस्तान भेजने से पहले, बॉर्डर के पास उन्हें कहीं रुकवाया जाता है, कहीं ठहराया जाता है, उसके 1-2 दिन के बाद उनको उनकी कंट्री अफगानिस्तान में भेजा जाता है। वहां के लोगों का कहना यह है कि जो अफगान सिटीजन बॉर्डर क्रॉस करने के लिए बैठे हैं, यानी अफगानिस्तान जाने के लिए बैठे हैं, उनके यहाँ इस्लामाबाद पुलिस का कहा जा रहा है कि जी उन्होंने चोरी कर ली, उनका सामान चोरी हो गया है, यानी अफगान सिटीजन का सामान जो है वो नाम लगाया गया है इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर कि जी उन्होंने चोरी कर लिया। इसके ऊपर बहरहाल इन्वेस्टिगेशन जो है वो स्टार्ट कर दी गई है, और पता लग जाएगा, लेकिन बहुत से लोगों को पाकिस्तान में यकीन है कि ऐसा हुआ होगा। इन्वेस्टिगेशन करें या ना करें, पकड़ में तो कोई आना नहीं है, ये बात भी सबको मालूम है, ना कोई पकड़ा जाएगा, ना कोई अरेस्ट किया जाएगा, और ना ही उनका सामान वापस मिलेगा। लेकिन बहुत अफसोस की बात है, और इसके बाद हम ये उम्मीद करते हैं कि अफगानिस्तान जो है वो हमारा ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, हम उसके यहाँ चोरी कर रहे हैं, हम क्या कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके हम उन्हें पकड़ पकड़ के बाहर भी निकाल रहे हैं,
اور उनके ऊपर हर तरह के इल्ज़ामात भी लगा रहे हैं, जो कि किसी हद तक हो सकता है ठीक भी हो, जिसमें टेररिज्म का ख़ास तौर पे बताया गया है, डॉलर स्मगलिंग का बताया गया है, हथियार स्मगलिंग का बताया गया है, और इसके साथ-साथ ड्रग्स का भी इल्ज़ाम जो है वो अफ़गान सिटीज़न्स के ऊपर है, कि अफ़गान सिटीज़न्स जो है वो बॉर्डर से हथियार, ड्रग्स और जो हमारे यहाँ डॉलर की कमी हुई है उसके ऊपर भी उन्हीं का नाम लिया जा रहा है। लेकिन ज़ाहिर है कि सब लोगों ने तो नहीं किया होगा ना, कुछ लोगों ने किया होगा, तो उन कुछ लोगों के चक्कर में आप सब लोगों को निकाल के बाहर कर रहे हैं, और उसके बाद जो रिजल्ट हमें देखने को मिल रहा है, जैसा कि मियां वाली में अटैक, और उसके बाद उनके जो डिफेंस मिनिस्टर है अफगानिस्तान के, उन्होंने भी पाकिस्तान को धमकी तो लगाई दी है। मगर बात सारी ये है कि अब ये किस तरह से संभाला जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए, कि वो इन सारी चीज़ों को किस तरीके से मैनेज करेंगे और कैसे कंट्रोल करेंगे। हम आपको अपडेट करते रहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और दुआ कीजिए कि सब खैरियत रहे। थैंक यू।